नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बांग्लादेश में फरवरी 2026 में आम चुनाव होने हैं। शेख हसीना सरकार की तख्ता पलट के बाद देश में पहली बार चुनाव होने वाला है और उससे पहले नेताओं की हत्या का सिलसिला शुरू हो गया है। दरअसल अल्पसंख्यकों को, खासतौर पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और लिंचिंग की घटनाएं लगातार हो रही है। इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले मोहम्मद यूनुस ने जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की कमान संभाली तो आवाम में उम्मीद जगी थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूनुस के आगमन से बांग्लादेश में तीन चीजें खास तौर पर हुई है जिसने पड़ोसी देशों को अंधेरे की तरफ धकेल दिया है। पहला, कट्टरपंथियों का उभार और अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा। दूसरा, भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने का चलन। और तीसरा, बांग्लादेश की इकोनॉमी गर्त में चली गई है जो शेख हसीना के कार्यकाल में कुलांचे मार रही थी। मोहम्मद यूनुस की कमान संभालने के बाद से भारत विरोधी मुहिम को हवा देनी शुरू की गई। धीरे धीरे इस चिंगारी ने भयानक आग का रूप ले लिया। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद ढाका के पॉलिटिकल कॉरिडोर में चीन और पाकिस्तान की चहलकदमी बढ़ गई है। भारत विरोध में मोहम्मद यूनुस उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जहां पर बर्बादी के अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान अपने दशकों पुराने मंसूबे को अंजाम देने में जुट गया है। वही चीन भारत के खिलाफ बफर बनाने की कोशिश में है। बांग्लादेश तीन तरफ से भारत से घिरा है। ढाका की इकोनॉमी का अधिकांश हिस्सा नई दिल्ली पर निर्भर है और इसके बावजूद भी मोहम्मद यूनुस अलग रास्ता अख्तियार कर लिया है। वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का मोहरा बनते जा रहा है। पिछले कुछ महीने में दशकों बाद पाकिस्तानी आर्मी के कमांडर और ISI के अफसरों का बांग्लादेश आना जाना बढ़ा है। बांग्लादेश की भौगोलिक और आर्थिक स्थिति ऐसी ही है कि भारत के बिना ना तो सांस ले सकता है और ना ही सरवाइव कर सकता है। एक्सपर्ट भी इस बात को मानते हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले और बढ़ते उग्रवाद को लेकर भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव की आशंका गहराती जा रही है। विदेशी मामलों के विशेषज्ञ वाइल अव्वाद ने साफ शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश भारत के बिना सरवाइव नहीं कर सकता है, लेकिन मौजूदा दौर में वहां कट्टरपंथी ताकतें सड़कों पर हावी होती हुई दिख रही है जो दोनों देशों के रिश्तों को नुकसान पहुंचा रही है। बांग्लादेश 2024 में क्या क्या हुआ है बांग्लादेश में, तो ये आपको बताते हैं। सबसे पहले 2 जुलाई 2024 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सिविल सेवा भर्ती में लागू कोटा प्रणाली को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ और इस कोटा प्रणाली के तहत 56% नौकरियां अलग अलग वर्गों के लिए आरक्षित है। छात्रों का कहना है कि ये व्यवस्था भेदभावपूर्ण है और ये प्रदर्शन जून में हाई कोर्ट द्वारा कोटा प्रणाली को दोबारा लागू करने के बाद शुरू हुआ। कोर्ट ने 2018 में सरकार के उस फैसले को पलट दिया था जिसमें कोटा खत्म किया गया था और सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन छात्र फैसले का इंतजार करने को तैयार नहीं थे और नए सरकारी आदेश से कोटा रद्द करने की मांग करने लगे। 10 से 12 जुलाई को क्या हुआ, तो छात्रों ने ढाका के प्रमुख चौराहे पर और शहर के बाहर हाईवे पर धरना दिया। इससे सड़कों, हाईवे और रेल यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। वही 14 जुलाई 2024 को यानी कि 2 दिन बाद ही प्रधानमंत्री शेख हसीना ने युद्ध सेनानियों के बच्चों और पोते पोतियों के लिए कोटा खत्म करने की मांग पर छात्रों की आलोचना की। इससे छात्र और भी ज्यादा नाराज हो गए। फिर 15 जुलाई 2024 को सत्तारूढ़ आवामी लीग के एक वरिष्ठ नेता ने मीडिया से कहा कि पार्टी का छात्र संगठन बांग्लादेश छात्र लीग यानी कि BCL छात्रों को माकूल जवाब देगा। फिर 15 जुलाई 2024 को देखते ही देखते BCL कार्यकर्ताओं ने ढाका विश्वविद्यालय और ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोटा विरोधी छात्रों पर हमला किया। यहां तक कि घायल छात्रों को भी नहीं छोड़ा। झड़पों में 300 से ज्यादा छात्र घायल हुए। 16 जुलाई 2024 को हिंसा फैल गई और ढाका, चटगांव और उत्तर के रंगपुर में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई। आम छात्रों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए BCL को ढाका और राजशाही विश्वविद्यालय से बाहर खदेड़ दिया और छात्रावास में उनके नेताओं के कमरे में तोड़फोड़ की। फिर 2 दिन बाद ही यानी कि 17 जुलाई 2024 को छात्रों ने मारे गए लोगों के लिए प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने 3 विश्वविद्यालयों में उनकी सभाओं पर हमला किया।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने कैंपस बंद कर दिया और छात्रों को हॉस्टल खाली करने का आदेश दिया। 17 जुलाई 2024 को ही प्रधानमंत्री हसीना ने टीवी पर देश को संबोधित किया और उन्होंने मौतों पर दुख जताया और न्यायिक जांच की घोषणा की। कोटा के मुद्दे पर उन्होंने छात्रों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा और इसके जवाब में छात्रों ने अगले दिन देश भर में यातायात पूरी तरीके से बंद करने का आह्वान किया। फिर 18 जुलाई को पूर्ण बंद के दौरान ढाका और 19 अन्य जिलों में भारी हिंसा हुई। पुलिस और अज्ञात लोगों की फायरिंग में कम से कम 29 लोगों की मौत हो गई। हजारों छात्रों के साथ अन्य लोग भी सड़कों पर उतरे। गाड़ियां, बसें और ढाका का सरकारी टीवी केंद्र जला दिया गया। मेट्रो रेल सेवा अनिश्चितकाल के लिए बंद हो गई। 19 जुलाई 2024 को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों में कम से कम 66 लोगों की मौत हुई। नरसिंदी जिले में एक जेल से करीब 900 कैदियों को छुड़ा लिया गया और हथियार लूट लिए गए। सरकार ने रात का कर्फ्यू लगाया और सेना तैनात कर दी। फिर 20 जुलाई 2024 को कर्फ्यू के पहले ही दिन कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। सरकार ने 2 दिन की सामान्य छुट्टी घोषित कर दी और आंदोलन के कुछ नेताओं व विपक्षी बीएनपी नेताओं को हिरासत में ले लिया। फिर 21 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ज्यादातर कोटे खत्म कर दिए और 93% पद सामान्य वर्ग के लिए खोल दिया। कर्फ्यू जारी रहा और 7 और लोगों की मौत हो गई। फिर 23 जुलाई को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार नई कोटा व्यवस्था लागू की, लेकिन छात्र नेताओं ने कहा कि ये कदम बहुत देर से उठाया गया और बहुत ज्यादा जाने जा चुकी हैं। और वहां के एक लोकल अखबार के मुताबिक मृतक की संख्या 146 हो गई थी। तब तक विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी जारी रही। वही 26 जुलाई को देखते ही देखते पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच ने छात्र आंदोलन के 3 आयोजकों को हिरासत में ले लिया। बीएनपी ने सरकार हटाने की मांग की। फिर 27 जुलाई को ही ढाका में 14 पश्चिम देशों के दूतावास ने संयुक्त पत्र जारी कर कानून लागू करने वालों को जवाबदेह ठहराने की मांग की और 2 और छात्र नेता हिरासत में लिए गए। छात्रों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी रही। 28 जुलाई को डिटेक्टिव ब्रांच की हिरासत में 6 छात्र नेताओं ने आंदोलन खत्म करने का बयान पढ़ा, लेकिन उनके साथियों ने आंदोलन जारी रखने की बात कही और अगले दिन फिर प्रदर्शन शुरू हो गया। 31 जुलाई को सरकार ने हिंसा में मारे गए लोगों की याद में शोक दिवस मनाया, लेकिन छात्रों ने इसे खारिज कर दिया। समर्थकों ने सोशल मीडिया प्रोफाइल लाल रंग की कर ली। 1 अगस्त को सरकार ने जमाते इस्लामी और उनके छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर पर प्रतिबंध लगा दिया। इन्हें आतंकवादी संगठन बताया। आंदोलन में 6 आयोजकों को रिहा कर दिया गया। फिर 3 अगस्त को क्या हुआ? 3 अगस्त को ढाका की एक बड़ी रैली में छात्रों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और सभी को स्वीकार्य व्यक्ति के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार बनाने की मांग की। हसीना ने बातचीत की पेशकश की, लेकिन छात्रों ने ठुकरा दिया। 4 अगस्त को ढाका और 21 अन्य जिलों में भारी झड़पें हुई। मीडिया के अनुसार कम से कम 90 लोगों की इसमें मौत हुई। मृतक में 13 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। सरकार ने देश भर में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया और छात्रों ने सरकार गिराने के लिए देश भर से ढाका मार्च का ऐलान किया। सेना और पुलिस ने कर्फ्यू न तोड़ने की अपील की। फिर 5 अगस्त को ढाका और आसपास के इलाकों से हजारों लोग कर्फ्यू तोड़कर राजधानी के केंद्र में पहुंचे। सेना ने पहले रोकने की कोशिश की, फिर लोगों को आगे बढ़ने दिया। भीड़ ने प्रधानमंत्री हसीना के सरकारी आवास में घुसपैठ कर ली और न्यूज एजेंसी ANI के बातचीत के अनुसार अब्बाद ने इस पूरे मामले पर कहा है कि बांग्लादेश में जिस तरह से कट्टरपंथ और हिंसक घटनाएं बढ़ रही है, उससे न केवल आंतरिक शांति प्रभावित हो रही है, बल्कि भारत बांग्लादेश के दशकों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंध भी तनाव में है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत के बिना नहीं टिक सकता है, लेकिन ये वो दौर है जब हम देख रहे हैं कि वहां उग्रवादी ताकतें नियंत्रण संभाल रही है और सड़कों पर कट्टरता हावी हो रही है। अब्बाद ने इस अशांति को भारत विरोधी माहौल से जोड़ते हुए कहा है कि बांग्लादेश के भीतर कुछ तत्व जानबूझकर भारत और बांग्लादेश के बीच दरार पैदा करना चाहते हैं। उनके मुताबिक बांग्लादेश के अंदर ऐसे कुछ गुट हैं जो भारत बांग्लादेश के रिश्तों को खराब करना चाहते हैं। उन्होंने जानबूझकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है जिससे भारत विरोधी भावना बढ़ रही है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि सरकार इन घटनाओं को अलग थलग बताकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। अब्बाद ने आगे ये भी कहा है कि सरकार ये नहीं कह सकती है कि ये केवल एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है। उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और ये सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हिंसा पर सख्त कार्रवाई और दोषियों के खिलाफ
ठोस कदम की हालात को संभाल सकते हैं। अल्पसंख्यकों और धार्मिक स्थलों पर हमलों को लेकर चिंता जताते हुए अब्बाद ने कहा कि किसी भी सूरत में पूजा स्थलों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे वो ईसाई हो, हिंदू हो या अल्पसंख्यक, मुसलमान, किसी भी धर्म के पूजा स्थलों पर हमला स्वीकार्य नहीं होगा। उनका मानना है कि बांग्लादेश सरकार को न केवल अपने नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा देना होगा, बल्कि भारत को भी ये आश्वासन देना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। अब्बाद ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब बांग्लादेश में हाल के दिनों में भीड़ द्वारा की गई हिंसा की कई घटनाएं सामने आई, जिसमें हिंदू युवकों को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश के एक प्रतिष्ठित अखबार के मुताबिक, उसके रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार को राजबाड़ी जिले के पांगश उप जिला में काली मोहर के गांव में अमृत मंडल नामक एक हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि यह घटना जबरन वसूली के आरोप को लेकर हुई है, जिसके बाद विवाद और भी ज्यादा गहराता नजर आ रहा है।